हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में जानेंगे जिससे कि जब उन महत्वपूर्ण शब्दों का आगे उपयोग होगा तब उनका अर्थ समझने में हमें क्या होगी, आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं पूंजी को। कैपिटल क्या होती है फ्रेंड्स? जब किसी व्यक्ति के द्वारा किसी भी व्यापार में जब कोई राशि विनियोजित की जाती है, उसे क्या बोलते हैं? उस व्यक्ति की कैपिटल बोलते हैं। अब वो कैपिटल है, वो नगद के रूप में भी हो सकती है, संपत्ति के रूप में भी हो सकती है, या गुड्स के रूप में भी हो सकती है। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं आहरण की, ड्राइंग की ड्राइंग क्या होती है। तो फ्रेंड्स, ड्राइंग होती है ना, वो कैपिटल की अपोजिट होती है। जिस प्रकार एक व्यक्ति के द्वारा फ्रम या कंपनी या व्यापार में जब विनियोजित की जाती है, उसे तो हम कैपिटल बोलते हैं। जबकि उसी व्यापार से जो राशि निकाली जाती है अपने स्वयं के उपयोग के लिए, उसे क्या बोलते हैं? आहरण बोलते हैं। और वो भी राशि क्या हो सकती है? कैश में भी हो सकती है, एसेट्स के रूप में भी हो सकती है, या गुड्स के रूप में भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने पढ़ा कैपिटल क्या होती है, आहरण क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम और पढ़ते हैं गुड्स के बारे में। गुड्स क्या होता है फ्रेंड्स? गुड्स वह उस वस्तु को माना जाता है जब उसका क्या किया जाता है? क्रय विक्रय किया जाता है, परचेज और सेल्स किया जाता है। लेकिन केवल क्रय और विक्रय करने से वो क्या नहीं बनता? गुड्स नहीं बनता। गुड्स बनने के लिए क्या करना होगा? उसे नियमित रूप में करना होगा। अब यहाँ पे नियमित रूप से क्या मतलब है, ये भी जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जब जैसे सपोज करो हमारा बिजनेस है, व्यापार है, वो किस चीज़ का है? किसी वस्तु का क्रय या विक्रय करने का ही है, किसी वस्तु का। तो वो वस्तु है, वो उस व्यापार के लिए क्या कहलाएगी? गुड्स कहलाएगी। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? नियमित रूप से उसका क्रय एंड विक्रय कर रहे हैं। जबकि जबकि हम कोई एसेट्स खरीदते हैं तो वो क्या नहीं होगी? गुड्स नहीं होगी। क्योंकि वो क्या है? व्यापार की संपत्ति कहलाएगी, एसेट्स कहलाएगी, न कि गुड्स। क्योंकि हम हमारा क्या नहीं है? उसको बेचने का उद्देश्य नहीं है। इस प्रकार से फ्रेंड्स, गुड्स की डेफिनेशन यदि देखी जाए तो सीधी है। जिस प्रकार वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है नियमित रूप से, उसको क्या बोलते हैं? हम गुड्स बोलते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स परचेज की, कि परचेज क्या होता है। तो फ्रेंड्स, परचेज हमें पता है, नॉर्मल यदि लैंग्वेज में देखा जाए तो परचेज क्या होता है? किसी वस्तु को खरीदना। किसी वस्तु को खरीदना ही तो क्या होता है? क्रय होता है। तो वो केवल खरीदना क्रय नहीं माना जाएगा, साथ में क्या होना चाहिए? वह गुड्स भी होना चाहिए। मतलब बेचने के उद्देश्य से उसको खरीदा हुआ होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा? परचेज कहलाएगा। इसी प्रकार हम बात करते हैं विक्रय की, कि विक्रय क्या होता है। तो फ्रेंड्स, सीधी सी बात है, विक्रय भी तब कब कहलाएगा? जब हम जो बेचने के उद्देश्य से जो गुड्स हमने परचेज किया है, उसी गुड्स को हम क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। तो वो क्या कहलाएगा? विक्रय कहलाएगा। तो इस प्रकार से हमने फ्रेंड्स पूंजी पढ़ी, आहरण पढ़ा, और गुड्स क्या होता है उसके बारे में जाना, परचेज क्या होता है उसके बारे में जाना, और सेल्स क्या होता है उसके बारे में जाना। अब हम जानते हैं फ्रेंड्स कि क्रय वापसी क्या होती है। क्रय वापसी क्या होती है, अब हम इसके बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसके अंदर दो वर्ड दिए गए, एक तो क्रय दिया गया है और एक वापसी दी गई है। तो सबसे पहले हम क्रय का मतलब जाने, जो कि हमने जान चुके हैं पहले। क्रय का मतलब क्या होता है? किसी भी वस्तु को बेचने के उद्देश्य से जब हम उसको खरीदते हैं तो वो क्या कहलाती है? क्रय कहलाती है। तो अब हमने उसको खरीद तो लिया, अब वो हमारे पास आ गई, तो वो क्या कहलाएगी? क्रय। अब आगे एक वर्ड और जोड़ा गया, वापसी। वापसी का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु को वापस लौटाना। तो कहने का मतलब, जो हमने परचेज की है, जो गुड्स हमने खरीदे हैं, उसको क्या करना? वापस लौटाना। वो क्या कहलाएगा? क्रय वापसी कहलाएगा। फ्रेंड्स, क्रय वापसी को रिटर्न आउटवर्ड भी बोला जाता है।
फ्रेंड्स अब हम विक्रय वापसी को देखते हैं। विक्रय वापसी में क्या हो गया, इसके अंदर भी दो वर्ड है, विक्रय और वापसी। तो विक्रय का मतलब क्या होता है, जब हम किसी गुड्स को बेचते हैं वो विक्रय हो गया। वापसी का मतलब हमने बेच तो दिया, अब जो क्रेता था, जो खरीदने वाला था, उसने क्या कर दिया, उसको वापस लौटा दिया। तो जो गुड्स वापस आया है तो वो, इसका मतलब क्या बन गया, दोनों को जोड़ें तो क्या बन गया, विक्रय वापसी बन गया। तो फ्रेंड्स इस प्रकार ही क्या बताया गया, क्रय वापसी और विक्रय वापसी का अर्थ बताया गया है। फ्रेंड्स इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। डेबिट नोट है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है और क्रेडिट नोट है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है। इन दोनों में केवल यही मुख्य रूप से बात है। तो फ्रेंड्स जानते हैं कि डेबिट नोट कौन जारी करता है और क्रेडिट नोट कौन करता है। फ्रेंड्स डेबिट नोट है वो कौन, किसके द्वारा जारी किया जाता है, क्रेता के द्वारा। क्यों किया जाता है वो भी बताऊंगा। और क्रेडिट नोट है वो किसके द्वारा किया जाता है, विक्रेता के द्वारा। क्यों किया जाता है वो भी बताऊंगा। इन दोनों के पीछे क्या है, लॉजिक है, डेबिट नोट जारी करने के पीछे और क्रेडिट नोट जारी करने के पीछे। तो अब देखो फ्रेंड्स, क्रय वापसी में डेबिट नोट जारी क्यों किया जाता है। सपोज करो हमने किसी से क्या किया, गुड्स खरीदा, गुड्स हमने खरीद लिया, उधार में खरीदा मानो। तो हमने खरीदा तो एंट्री क्या की होगी, जब हमने खरीदा तो एंट्री क्या की होगी, परचेज को क्या किया होगा, डेबिट किया होगा। और क्रेडिट किसको किया होगा, जो लेनदार है उसको क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर किया होगा। तो जो क्रेडिटर को हमने क्या किया, क्रेडिट किया है ना, वो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें क्या करना, उसे पैसे देने हैं, लौटाने हैं। मतलब उसे ये यही तो मानेंगे क्रेडिट करने का मतलब। तो ये हो गया। अब जब उसने गुड्स तो जो प्राप्त किया था उसने, उसको तो उसने क्या कर दिया, वापस लौटा दिया, रिटर्न कर दिया। अब गुड्स तो रिटर्न कर दिया, और यदि अब इस अकाउंट को यहीं पे ऐसे ही पड़ा रहना दिया तो हमारे जो लेखा पुस्तक है उसके अंदर क्या पड़ेगा, गलत इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि उसमें तो हमने भुगतान जो करना था वो तो हमने किया ही नहीं, करना था वो तो हमने किया ही नहीं। लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में तो हमने क्या कर दिया, इसको क्रेडिट कर दिया। इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो इसको क्या क्या हमने गलत क्रेडिट किया ना उसके अकाउंट को, तो उसके अकाउंट को क्रेडिट करने की वजह से क्रेता है ना, खरीदने वाला, वो क्या करेगा, डेबिट नोट जारी करेगा, कहेगा कि इसको क्या करो, डेबिट करो, जिससे कि इन दोनों में क्या हो सके, इफेक्ट खत्म हो सके। तो इसलिए क्रेता के द्वारा क्या किया जाता है, डेबिट नोट जारी किया जाता है। इसी प्रकार विक्रेता के लिए देखते हैं। इसी प्रकार हम विक्रेता के लिए देखते हैं। अब विक्रेता क्या करते हैं, सेलर क्या करते हैं, सेलर क्या करते हैं, गुड्स को बेचता है। तो गुड्स को बेचता है तो एंट्री क्या करेगा, वो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्या करेगा, सेल्स। एंट्री क्या करेगा, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स ही तो करेगा। तो अब उसने सेल्स को क्या कर दिया, क्रेडिट, और डेटर को क्या किया, डेबिट। तो डेटर को डेबिट करने का मतलब क्या हुआ कि डेटर क्या देंगे, पैसे देंगे, डेटर अकाउंट खुल गया हमारा, ओपन हो गया। इस वजह से यदि इस एंट्री को हमने सही नहीं किया तो क्या करेंगे, हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या कर देंगे, डेटर्स को बढ़ा देंगे, जो कि गलत होगा। क्योंकि डेटर्स तो इतने है ही नहीं हमारे, फालतू में क्या हो रहे हैं, वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो इस वजह से इस डेटर को कम करने के लिए क्या करेगा, ये क्रेडिट नोट जारी करेगा। जिस वजह से इन दोनों जो एंट्रियाँ हुई हैं दोनों अकाउंट में, क्रेता के अकाउंट में और विक्रेता के अकाउंट में, इनका इफेक्ट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इस वजह से क्या किए जाते हैं, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट जारी किए जाते हैं। क्रेता के द्वारा डेबिट नोट किया जाता है क्योंकि उसने क्या कर दिया, क्रेडिटर का अकाउंट क्रेडिट कर दिया, तो उसको डेबिट करने के लिए वो क्या करेगा, डेबिट नोट जारी करेगा। जबकि जो विक्रेता उसने क्या कर दिया, डेटर को डेबिट कर दिया, तो इस वजह से उस डेबिट को क्रेडिट करने के लिए क्या करेगा, वो क्रेडिट नोट जारी करेगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इस प्रकार होते हैं। फ्रेंड्स फिर बात करते हैं हम असेट्स की, कि असेट्स क्या होती हैं। तो फ्रेंड्स असेट्स वो होती है जिन्हें हम विक्रय के उद्देश्य से क्या नहीं करते, खरीदते नहीं है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, असेट्स बोलते हैं। फ्रेंड्स असेट्स है वो दो प्रकार की होती है, करंट असेट्स और फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स है वो भी दो प्रकार की होती है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम बात करते हैं करंट असेट्स की।
कि करंट असेट्स कौन सी होती है। फ्रेंड्स, करंट असेट्स वो होती है जिनको हम एक लेखांकन अवधि में क्या कर सकते हैं, मुद्रा में परिवर्तित कर सकते हैं, कैश में परिवर्तित कर सकते हैं। उनको हम कौन सी असेट्स बोलते हैं, करंट असेट्स बोलते हैं। मतलब एक जो लेखावधि है हमारी, एक वर्ष की जो लेखावधि है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, उनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो कहलाती है मेरी करंट असेट्स। और फिक्स असेट्स होती है, उनको तो हम क्या करते हैं, लंबे समय के लिए तो रखने के लिए उसको खरीदते हैं, बेचने के उद्देश्य से तो हम क्या नहीं करते, उनको परचेज करते ही नहीं है। तो इस वजह से करंट असेट्स जो एक लेखावधि में क्या कर सकते हैं, हम उनको कैश में परिवर्तित कर सकते हैं, जबकि फिक्स असेट्स को नहीं कर सकते, ऐसा मानकर हम चलते हैं। जो करंट असेट्स हैं उनमें कौन कौन सी असेट्स को सम्मिलित किया जाता है, कैश इन हैंड हो गया, बैंक हो गया, बैंक के अंदर जो बैलेंस है वो बैलेंस, जो बिल्स रिसीवेबल है वो हो गए, डेटर्स हो गए, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हो गई, स्टॉक हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गई, एक्रूड इनकम हो गई। जबकि फिक्स असेट्स है उसके अंदर किस किस को सम्मिलित किया जाता है वो भी देख लेते हैं। इसके अंदर दो चीज़ें बताई गई है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल कौन सी असेट्स होती है और इनटेंजिबल कौन सी होती है, उसको हम समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, टेंजिबल असेट्स है वो असेट्स होती है जिनको हम देख सकते हैं, छू भी सकते हैं, वो टेंजिबल असेट्स होती है। और इनटेंजिबल असेट्स वो असेट्स होती है जिनको हम छू नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो देखते हैं टेंजिबल में किस किस को इंक्लूड किया गया। बिल्डिंग, जैसे बिल्डिंग हो गई, प्लांट एंड मशीनरी हो गई, फर्नीचर्स हो गए, इस प्रकार से ये सब क्या होगी, टेंजिबल असेट्स होगी। जबकि इनटेंजिबल में कौन कौन सी आती है, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब क्या होते हैं, एक प्रकार से महसूस किए जा सकते हैं, जबकि इनको क्या नहीं किया जा सकता, छुआ वगैरह ऐसे नहीं जा सकता। फ्रेंड्स, गुडविल क्या होती है कि एक व्यक्ति की उसकी कितनी वैल्यू है वो उसकी गुडविल मानी जाती है, जिसको हम आगे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, फिर हम बात करते हैं लायबिलिटीज़ की। लायबिलिटीज़ क्या होती है, तो व्यवसाय द्वारा भविष्य में जो राशि चुकाई जानी है वो क्या कहलाती है, लायबिलिटीज़ कहलाती है। जो हमारा दायित्व है कि हमें क्या करना होगा, उनकी पेमेंट करनी होगी, तो वो लायबिलिटीज़ होती है। लायबिलिटीज़ भी दो प्रकार की होती है, करंट लायबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज है वो क्या होती है, एक लेखावधि से संबंधित होती है, जबकि दीर्घकालीन एक लेखावधि के पश्चात के लिए सम्मिलित होती है। सीधी सी बात है। अब सीधी इसमें ये भी देख लेते हैं कि करंट लायबिलिटीज में किसको सम्मिलित किया जाता है, जब और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज उसके अंदर किसको सम्मिलित किया जाता है। तो करंट लायबिलिटीज में तो बैंक ओवरड्राफ्ट हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल्स हो गए, शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गई, अनअर्न्ड इनकम्स हो गई। इसको एडवांस इनकम भी बोलते हैं, क्योंकि जब एडवांस में हमें कोई इनकम मिल जाती है तो उसका हमारे ऊपर क्या बन जाता है, दायित्व बन जाता है, क्योंकि एडवांस से प्राप्त हुई है, हमने क्या नहीं किया, अभी तक सर्विस नहीं दी। एडवांस जो राशि प्राप्त हुई है, हमारा दायित्व बनता है कि उसको क्या करें, संभाल कर रखें। फिर बात आती है लॉन्ग टर्म की। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में किसको इंक्लूड किया जाता है, लॉन्ग टर्म लोन हो गया, बैंक लोन हो गया, डिबेंचर्स हो गए, इन सबको क्या किया जाता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में सम्मिलित किया जाता है। फ्रेंड्स, फिर हम बात करते हैं डेटर्स एंड क्रेडिटर्स की। डेटर्स क्या होते हैं और क्रेडिटर्स क्या होते हैं, तो सीधी सी बात है फ्रेंड्स, जब हम उधार विक्रय करते हैं, जब हम सेल्स किया, कोई भी गुड्स को हमने क्या किया, बेचा, तो बेचने के बाद क्या होंगे, हमने गुड्स तो बेच दिया, वो भी किस में, उधार में बेच दिया। तो अब उधार में बेच तो दिया, ऐसे थोड़ी बेचेंगे, कुछ तो लेंगे उसके बदले में, और लेना भी क्या, हमें मनी लेनी है, क्योंकि जब हम ट्रांजैक्शन ही किसके करते हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का ही तो क्या करेंगे, लेखांकन करेंगे। यदि वस्तु दे रहे हैं, वस्तु के बदले वस्तु ले रहे हैं, तो वो तो उसका तो ट्रांजैक्शन हम क्या नहीं कर सकते, इसमें लेखा पुस्तक में कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसका हमने पढ़ा था पहले कि इसमें सबसे पहले क्या की जाती है, पहचान की जाती है मौद्रिक लेन देनों की, क्योंकि यदि मौद्रिक लेन देन ही नहीं होगा तो उसको तो हम दर्ज करेंगे ही नहीं। तो इसलिए जो ट्रांजैक्शन उधार में किया गया है, सेल्स किया गया है, तो अगले व्यक्ति का दायित्व बनता है कि वो क्या करेगा, पेमेंट करेगा। अब देने वाला कौन है, अगला व्यक्ति। पेमेंट कौन करेगा, अगला व्यक्ति। तो हम कौन से हो गए, पेमेंट प्राप्त करने वाले, तो वो क्या हो गया, डेटर, देनदार हो गया, और अपन कौन हो गए, लेनदार हो गए।
तो इसलिए व्यवसाय को जो राशि देने वाला व्यक्ति है वो तो क्या कहलाएगा, डेटर्स कहलाएगा, और जो हमसे लेने वाला व्यक्ति है वो क्या कहलाएगा, लेनदार कहलाएगा। अब लेनदार कब होगा, व्यवसाय से राशि लेने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, लेनदार बोलते हैं। और लेनदार कब बनेगा, जब हम क्या करेंगे, उधार में करेंगे तभी तो बनेंगे, क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति से क्या कर लिया, गुड्स को खरीद लिया, वो भी उधार में खरीदें, तो अब हमारा दायित्व बनता है कि हम क्या करें, उसको उसके बदले पेमेंट करें, और पेमेंट करेंगे तो वो अगला व्यक्ति है वो क्या बन जाएगा, लेनदार बन जाएगा, क्रेडिटर्स कहलाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार ये डेटर और क्रेडिटर होते हैं। फिर हम बात करते हैं बीआर और बीपी की। बीआर का मतलब होता है बिल्स रिसीवेबल, और बीपी का मतलब होता है बिल्स पेबल। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यही है हमारा इसके अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राप्य बिल और देय बिल होता क्या है। बीआर इसके नाम से हम जाने ना, तो बिल्स रिसीवेबल का मतलब हो रहा है, यहाँ पे बिल अलग रखो और रिसीवेबल अलग। रिसीवेबल का मतलब क्या है, प्राप्त होना, ठीक है, लेकिन बिल तो एक ही है। बिल को अलग करके इनका क्या करना है, हमें अर्थ समझना है। बिल को हटा दो एक बार इनसे, बिल को हटाने के बाद ही क्या करना है, हमें इसके अर्थ को समझना है, ठीक है। अब इसमें हो गया रिसीवेबल, इसमें हो गया पेबल। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें पेमेंट किसको प्राप्त होगी। तो रिसीवेबल का मतलब होता है प्राप्त होना, तो पेमेंट इसको प्राप्त होगी, और पे कौन करेगा, ये करेगा, ठीक है। पे ये करेगा और प्राप्त ये करेगा, इतना पता चल गया। बिल को नहीं, पेमेंट को, जो रुपए प्राप्त करने ना उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब पेमेंट कौन प्राप्त करेगा, सीधी सी बात है, कौन करेगा, जो बेचेगा वही तो प्राप्त करेगा। जैसे मैं विक्रेता हूँ, मैंने क्या किया, कुछ गुड्स क्या किए, क्रेता को बेचे। अब क्रेता ने उसको खरीदे और मैंने उसको बेचे, तो मैंने जब बेचे तो मुझे क्या करना है, अब उससे पैसे भी तो कलेक्ट करने हैं। तो पैसे कौन प्राप्त करेगा, मैं करूँगा, नहीं कि वो करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार जब ए और बी, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। ए तो क्या है, सेलर, ए तो क्या है सेलर, और बी क्या है, बायर, खरीदने वाला। तो सेलर ने क्या किया, बायर को कुछ गुड्स बेचा, इसने क्या कर दिया, इसको कुछ गुड्स बेच दिए, गुड्स बेच दिए। अब गुड्स बेच दिए तो इसको क्या करनी है, अब इसके बदले पेमेंट करनी है। तो ये बोलते हैं कि भाई मेरे पास तो अभी क्या नहीं है, पैसे नहीं है, मैं तेरे को बाद में चुका दूंगा। फिर जो ए है, जो सेलर है, वो सोचता है पता नहीं कब देगा, उस पर उसको क्या नहीं है, विश्वास नहीं है कि वो देगा भी नहीं देगा। तो इसलिए ये सोचता है कि इससे क्या करवा लेते हैं, एग्रीमेंट करवा लेते हैं, एग्रीमेंट साइन करवा लेते हैं। तो ये क्या करता है, एक बिल बनाता है। याद रखना, बिल कौन बनाता है, हमेशा सेलर बनाता है। बिल को बनाने वाला लेखक है ना, वो कौन है, सेलर है, ये बनाएगा बिल। क्योंकि एक प्रकार से बिल क्या है, एग्रीमेंट है। यहाँ पे क्या है, एग्रीमेंट है, कि इससे एग्रीमेंट लेना कि भाई तू इतने टाइम में पैसे दे देगा ना। तो ये पूछ रहा है, क्योंकि इसको तो ज़रूरत है ही नहीं पेमेंट देने की, तो इसको तो ज़रूरत है ही नहीं कि भाई हाँ हाँ मैं इतने टाइम में तेरे को पैसे दे दूंगा, एग्रीमेंट बना ले। ये थोड़ी बोलेगा, ये बोलेगा सेलर ही बोलेगा, इसको ज़रूरत है पैसे की, तो पैसे तो इसको लेने हैं। तो सेलर कहता है कि भाई कितने टाइम में पैसे दे देगा, वो कहता है 1 मंथ में दे दूंगा। तो 1 मंथ का क्या कर देते हैं, बिल बना देता है, उस पर बिल लिख देता है। लिखने वाला कौन हो गया, सेलर। अब ये उसके ऊपर बिल लिख देता है, तो इसको क्या करना है, अब उस बिल को एक्सेप्ट करना है। इसका कार्य केवल क्या, एक्सेप्ट करने का। जब ये एक्सेप्ट कर लेगा ना, तो वो क्या बन जाएगा, बिल बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, सेलर के द्वारा क्या किया जाता है, बिल को लिखा जाता है, और जो क्रेता होता है उसके द्वारा बिल को क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, स्वीकार किया जाता है। तो इसलिए बिल रिसीव, सेलर के लिए वो क्या हो गया, बिल रिसीवेबल हो गया, क्योंकि उसकी अमाउंट किसको प्राप्त होगी, सेलर को। जबकि इसके लिए वो क्या हो गया, पेबल हो गया, वो बिल्स पेबल हो गया, कि उसको क्या करना पड़ेगा, उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो ये इन दोनों का अर्थ होता है। तो फ्रेंड्स यदि इनके नाम से जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि बिल रिसीव, इसके अंदर लेखक कौन होता है और स्वीकार करने वाला कौन होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। तो फ्रेंड्स सीधी सी बात याद रखना, हमेशा सेलर जो होता है वो क्या करते हैं, बिल को लिखता है, बनाता है, क्योंकि ज़रूरत किसको है, पेमेंट की।
सेलर को है, क्योंकि कभी भी एक प्रकार से ये समझ लेना बिल एक क्या है, यहाँ पे एग्रीमेंट है, लिखित में एग्रीमेंट है, लिखित में एग्रीमेंट मानकर चलना, जिससे कि इसको समझने में आपको क्या होगी, आसानी होगी। एग्रीमेंट मान के चलोगे तो हमने मान लिया हमें क्या करना है, उसे एग्रीमेंट करवाना है। हमने क्या कर लिया, बिल बना लिया, बनाने के बाद में उसके पास गए कि भाई हमें मुझे क्या चाहिए, कितने टाइम में तू क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा। तो वो कहता है 1 मंथ में कर दूंगा। तो 1 मंथ का क्या कर देंगे हम, बिल बना देंगे लिखित में, उससे क्या करवा लेंगे, साइन वगैरह जो भी करवाना है फॉर्मेलिटी वो निभवा लेंगे। तो वो करने के बाद में एक प्रकार से ये क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट बन जाएगा। तो इसलिए ज़रूरत किसको है, सेलर को है। तो इसलिए सेलर लिखता है और जो बायर है वो क्या करता है, स्वीकार करता है। तो इसी प्रकार से इसमें क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। वे बिल जिनकी राशि भविष्य में व्यवसाय को प्राप्त होनी है, यही मैंने बताया था बिल रिसीवेबल के लिए। उधार विक्रय पर लिखा गया बिल होता है, ये भी मैंने बता दिया। विक्रेता द्वारा क्रेता पर लिखा जाता है, ये भी मैंने बता दिया। लिखा जाता है किसके द्वारा, विक्रेता के द्वारा, किसके ऊपर, क्रेता के ऊपर। फिर बीपी के अंदर देख लेते हैं बिल्स पेबल में क्या होता है। वे बिल जिनकी राशि व्यवसाय को भविष्य में चुकानी जानी है, वो मैंने बता ही दिया। कब लिखा जाता है, कब होता है, उधार करे पर स्वीकार किया जाता है, लिखा नहीं जाता कभी भी क्रेता के द्वारा, तो स्वीकार किया जाएगा। इसके लिए वो क्या हो जाएगा, बीपी हो जाएगा। इसके लिए वो क्या हो जाएगा, बीआर हो जाएगा। किसके द्वारा स्वीकार किया जाता है, क्रेता के द्वारा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल। मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की। फ्रेंड्स एक्सपेंसेस है वो 3 प्रकार की होती हैं। एक तो आयगत व्यय होते हैं, एक पूंजीगत व्यय होते हैं और एक स्थगित आयगत व्यय होते हैं। इन तीनों को हम अलग अलग कर समझेंगे कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आयगत व्यय की। व्यय व्यय का तो आपको पता ही होगा कि व्यय क्या होता है। जब हम किसी भी आय को अर्जित करने के लिए जो एक्सपेंसेस करते हैं, जो व्यय करते हैं, जो चुकाते हैं, वही क्या कहलाते हैं, व्यय कहलाते हैं। तो व्यय कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के। कौन कौन से, आयगत व्यय, पूंजीगत व्यय और स्थगित आयगत व्यय। अब हम बात करते हैं आयगत व्यय की। आयगत व्यय क्या होता है फ्रेंड्स, आयगत व्यय होता है ना, वो क्या होता है, एक लेखा अवधि से संबंधित होता है, मतलब 1 वर्ष से संबंधित होता है। मतलब उसका नियमित हमें क्या करना पड़ता है, पेमेंट करना होता है। मतलब पेमेंट चलती रहती है उसकी, जैसे हर मंथ रेंट चुकाना, हर मंथ किसी को गुड्स बेचना, वो सब क्या चलता रहता है आयगत में। मतलब नियमित रूप से होता है ये। जैसे नियमित व्यय हो गया, एक लेखांकन अवधि से संबंधित हो गया, लाभानी खाते में इसको क्या किया जाता है, दर्ज किया जाता है। जबकि कैपिटल व्यय होता है ना फ्रेंड्स, वो क्या होता है, एक केवल एक लेखा अवधि से संबंधित नहीं होता। इसका लाभ हमें कब मिलता है, कई लेखा अवधियों में मिलता है। और ये क्या करता है, जो भी एसेट्स है उसकी क्या करता है, वैल्यू को भी बढ़ाता है। तो आय बढ़ाने के काम आता है। नियमित रूप से नहीं किया जाता पूंजीगत व्यय होता है वो। एक से अधिक लेखा अवधि तक हमें क्या मिलता है, इसका प्रॉफिट भी मिलता है। और ये कहाँ पर शो किया जाता है, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, मतलब जो बैलेंस शीट होती है उसके अंदर इसको क्या किया जाता है, शो किया जाता है। क्योंकि पूंजीगत व्यय हम किस में कर देंगे, जैसे एसेट्स को खरीद लिया, बिल्डिंग को खरीद लिया, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारी पूंजीगत व्यय कहलाएंगे। और उन जो जिनको हमने खरीदा है, मशीन को खरीदा, बिल्डिंग को खरीदा है ना, तो उनका लाभ हमें क्या मिलेगा, लंबे समय तक मिलेगा। इस वजह से उनको क्या माना जाता है, पूंजीगत व्यय माना जाता है। और इनको क्या किया जाता है, इनकी कॉस्ट में इंक्लूड किया जाता है। फिर हम बात करते हैं स्थगित आयगत व्यय की। ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट व्यय हैं। इसमें क्या होता है कि जो व्यय किए जाते हैं ना, वो उसके अंदर दोनों प्रकार के आयगत व्यय भी सम्मिलित होते हैं और पूंजीगत व्यय भी सम्मिलित होते हैं। मतलब कुछ भाग आयगत होता है इसके अंदर और कुछ भाग क्या होता है, पूंजीगत होता है। पूंजीगत जो भाग होता है ना, उसको तो हम क्या मान लेते हैं, असेट्स, असेट्स में शो करते हैं। जबकि जो कुछ आयगत व्यय है उसको क्या मानते हैं, हम पी&एल में शो करते हैं। क्यों, जो असेट्स में शो करेंगे तो वो किस नाम से शो करते हैं, फिक्टिशियस असेट्स के नाम से शो करते हैं, अन्य कृत्रिम संपत्तियों के नाम से। क्यों, ऐसा क्यों होता है, ये कैसे होता है, जैसे हम कोई प्रारंभिक व्यय करते हैं। सपोज कर कोई हमने व्यापार शुरू किया और प्रारंभ में क्या किया, हमने व्यय किए, जैसे बहुत ज़्यादा विज्ञापन पर व्यय, बहुत विज्ञापन पर व्यय, केवल विज्ञापन के पर व्यय करें ऐसा नाम आए और अमाउंट भी छोटी वगैरह हो, तब तो उनको क्या मान लेंगे, आयगत व्यय मान लेंगे। लेकिन यदि ऐसा है बहुत ज़्यादा विज्ञापन और अमाउंट भी ज़्यादा है, तो हम उसको कौन सा व्यय मानेंगे, स्थगित आयगत व्यय मानेंगे। क्यों,
क्योंकि उसका लाभ हमें क्या मिलेगा, लंबे समय तक मिलेगा, कई वर्ष तक मिलेगा। है वो अविज्ञापन व्यय आयगत, क्योंकि ये हमने पढ़ा है कि स्थगित आयगत व्यय में क्या होता है, कुछ पार्ट आयगत होता है और कुछ पूंजीगत होता है। तो उसमें कुछ पार्ट तो क्या है, आयगत है और कुछ क्या है, पूंजीगत है, क्योंकि उसका लाभ तो हमें क्या मिलेगा, लंबे समय तक मिलेगा, लेकिन वो व्यय क्या है, एक प्रकार से एक लेखा अवधि से संबंधित है। तो इस वजह से इसको क्या माना जाता है, कुछ पार्ट इसका पूंजीगत होता है, कुछ आयगत होता है। जैसे प्रारंभिक व्यय कर दिए, विशेष विज्ञापन व्यय कर दिए, तो ये सब क्या कहलाते हैं, स्थगित आयगत व्यय कहलाते हैं। तो हमने ये भी पढ़ लिया कि आयगत जो भाग होता है उसको हम किस में शो करते हैं, P&L में, और जो पूंजीगत भाग होता है उसको किस में शो करते हैं, असेट्स के रूप में। किस नाम से, कृत्रिम संपत्तियों के नाम से, फिक्टिशियस असेट्स के नाम से। फ्रेंड्स, आयगत व्यय है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। आयगत व्यय भी दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट है वो क्या कहलाएंगे, वेजेज एंड सैलरी, जैसे वेजेज हो गया। जो डायरेक्ट का मतलब जो वस्तु से संबंधित है, जैसे हमने क्या किया, गुड्स को खरीदा जहाँ से, ये एक जगह है ए, ये जगह बी, ये जगह, हमने गुड्स कहाँ से खरीदा, यहाँ से खरीदा। यहाँ से गुड्स खरीदा और यहाँ तक जब स्थापित करने तक जो वे किए जाएंगे ना, वो क्या कहलाएंगे, डायरेक्ट वे कहलाएंगे। इससे संबंधित जो वे किए गए ना, वो क्या कहलाएंगे, डायरेक्ट कहलाएंगे। और बाकी के क्या कहलाएंगे, इनडायरेक्ट कहलाएंगे। जैसे सैलरी एंड वेजेज हो गया, सैलरी होगा, ये सब क्या कहलाएंगे, इनडायरेक्ट कहलाएंगे। फिर हम बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की, कार्यशील पूंजी की, कि कार्यशील पूंजी क्या होती है। फ्रेंड्स, कार्यशील पूंजी एक प्रकार से क्या है, जो व्यवसाय के अंदर पूंजी तो है, लेकिन किसके रूप में है, कैश के रूप में नहीं होकर असेट्स के रूप में है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं कैश के रूप में। वो क्या है, कार्य के रूप में यूज हो रही है। जैसे हमने करंट असेट्स में ज़्यादा से ज़्यादा यदि यूज कर रखा है, तो हम करंट असेट्स को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। कभी भी हम जब भी चाहें तो करंट असेट्स को क्या कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए जो करंट असेट्स होती है ना, वो एक प्रकार से क्या कहलाती है, वर्किंग कैपिटल के रूप में ही कहलाती है। अब जो करंट लायबिलिटीज़ भी तो होती हैं, कुछ पेमेंट ऐसी भी होती है जिनको हमें क्या करना है, भुगतान भी करना है। तो भुगतान करने के बाद में जो हमारी जो पेमेंट बचेगी ना, वो क्या कहलाएगी, वर्किंग कैपिटल कहलाएगी। क्योंकि कैपिटल जो करंट असेट्स का जो पार्ट है ना, जो हमने असेट्स के रूप में यूज कर रखी है व्यापार में, संपत्तियों के रूप में जो हमने यूज़ कर रखी है हमारी पूंजी को, वो हमारी क्या कहलाती है, वर्किंग कैपिटल कहलाती हैं। लेकिन जब हमें कुछ ऐसी भी तो करंट लायबिलिटीज़ भी तो होती है जिनका हमें क्या करना है, पेमेंट भी तो करना है। तो उसका पेमेंट करने के बाद जो कैपिटल बचेगी ना, वो हमारी क्या कहलाएगी, वर्किंग कैपिटल कहलाएगी। फ्रेंड्स, फिर हम बात करते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स की, स्रोत प्रलेख की। ये क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये एक प्रकार से क्या कहलाते हैं, प्रूफ के रूप में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, वो होते हैं। सत्यता को दर्शाने वाला प्रलेख ही क्या कहलाता है, सोर्स डॉक्यूमेंट कहलाता है। तो फ्रेंड्स, अलग अलग के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं। जैसे हम नगद क्रय विक्रय करते हैं, उसके लिए सोर्स डॉक्यूमेंट कौन सा होता है, कैश मेमो का होता है। जबकि उधार विक्रय करते हैं तो उसके लिए इन्वॉइस दी जाती है। जब उधार क्रय करते हैं तो उसके लिए बिल दिया जाता है। यदि हम ग्राहक से राशि प्राप्त करते हैं तो उसके लिए कौन से यूज़ करते हैं, रिसिप्ट का यूज़ करते हैं। यदि हमें बैंक में रुपए जमा कराने तो पे इन स्लिप का यूज़ करते हैं, स्लिप भरकर देते हैं, तभी तो क्या होता है, बैंक में रुपये जमा होते हैं। और यदि हमें बैंक को क्या करना है, राशि का भुगतान करने का आदेश देना है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, चेक का यूज़ करते हैं। और इसी प्रकार डेबिट नोट और क्रेडिट नोट हो गए। जो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट तो मैंने क्या कर दिए थे, आपको पहले ही समझा दिए थे। ये भी एक प्रकार से क्या है, स्रोत प्रलेख हैं। फिर फ्रेंड्स, हमारा लास्ट टॉपिक बचा है वाउचर। वाउचर फ्रेंड्स, एक प्रकार से ये भी क्या होता है, एक प्रूफ डॉक्यूमेंट्स ही होता है, जिसमें हमने अपने नाम से प्रत्येक व्यापारी द्वारा लिया जाता है। प्रमाणिक होता है, वाउचर होता है फ्रेंड्स, दो प्रकार का होता है, एक तो कैश ट्रांजैक्शन और एक अदर ट्रांजैक्शन। फ्रेंड्स, खर्चे होते हैं उनके लिए डेबिट वाउचर यूज किया जाता है, जबकि आय होती है उनके लिए क्रेडिट वाउचर यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में डिस्कस किया, जिसमें से हमने
बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में जाना, जिससे कि जब उन महत्वपूर्ण शब्द जब आगे उपयोग होंगे तब हमें उनके अर्थ को समझने में आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, आज हम इस हमारे लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय फ्रेंड्स।